भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ की परंपरा है और उस आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन के भव्य आयोजन को जिसमें संपूर्ण मानवता एकजुट होकर के मानवता के कल्याण के लिए एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, वो कुंभ होता है। आर्य समाज के साथ मेरा संबंध बहुत नजदीक से रहा है और इसलिए जब कहीं भी आर्य समाज के द्वारा कोई आयोजन होता है तो मुझे उस आयोजन में एक भावनात्मक रूप से जुड़ने में बहुत मजा आता है। देश के सैकड़ों वर्षों के गुलामी के उस कालखंड में आशा की एक नई किरण बनकर के 1875 में उभरा था आर्य समाज और सचमुच आर्य समाज जैसा आंदोलन खड़ा करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष को और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है उसको महर्षि दयानंद के प्रति बार बार आभार व्यक्त करना चाहिए। आपके सम्मेलन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। आज के इस कालखंड में जब व्यक्ति के पास समय न हो, स्वयं के कार्यों में उसकी व्यस्तता इतनी ज्यादा हो, किसको परिवार के लिए समय नहीं, समाज के लिए समय नहीं, राष्ट्र के लिए समय नहीं, उसमें भी हजारों हजार की संख्या में देश और दुनिया का आर्य बंधुगण यहां पर एकत्र होकर के राष्ट्र और समाज की वर्तमान दिशा पर चिंतन कर रहा है। यह सचमुच अभिनंदनीय है और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 4 और 5 दिनों तक इतने बृहद सम्मेलन चले। सचमुच महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उन आर्य ऋषियों का, जिसमें श्रद्धानंद जी जैसे ऋषियों ने अपनी आहुति दी थी, उन सबको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही होगी कि जो हमने बीजारोपण किया था भारत के अंदर वैदिक धर्म की इस ज्वाला को आगे बढ़ाने के लिए, आज वह इस रूप में इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महापुरुष की सही पहचान यही है। जीते जी तो हर व्यक्ति को उसके आसपास और उसके हर प्रकार के लोग याद करते हैं, स्मरण करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन महापुरुष वही जिसके जाने के 100 वर्ष के बाद भी उसके अनुयायी उसका स्मरण करते हैं। और आर्य समाज का जो ये भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है, मुझे काठमांडू में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और इससे पूर्व ही दिल्ली में ही आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मान सकता हूं कि आर्य समाज जैसा संगठन अगर सक्रिय हो जाए, सचेत हो जाए, तो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जितनी भी समस्याएं हैं इनका समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा। ये समस्याएं नहीं रहती हैं। और आज तो आपके पास अनुकूल परिस्थितियां हैं कार्य करने की। इन अनुकूल परिस्थितियों को आर्य समाज जैसे संगठनों को अपने स्वयं के संगठन के साथ साथ इस राष्ट्र के हित के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस कालखंड में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, महर्षि श्रद्धानंद जी महाराज ने और अन्य उन पर आर्य ऋषियों ने कार्य किया था जब देश कथित रूप से गुलाम था।
जब इस देश में विधर्मी राज कर रहे थे, भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, तब देश की स्वाधीनता के लिए 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के साथ जो देश की स्वाधीनता की लड़ाई आगे बढ़ती है, इसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है जब आर्य वीरों ने इसमें मिलकर के अपना सहयोग प्रदान किया। चाहे वो वीर सावरकर हो, भाई परमानंद हो, या फिर लाला लाजपत राय से लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तक एक लंबी श्रृंखला है जिसने अपने आप को समर्पित किया था भारत की स्वाधीनता के लिए। देश के अंदर क्रांतिकारियों की इस मजबूत फौज को खड़ा करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। इस देश के अंदर स्व का भाव जागृत करने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। भारत के अंदर वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा हो, इसका श्रेय आर्य समाज को जाता है। और भारत के अंदर हम आधुनिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर सके, इसका श्रेय आर्य समाज को जाता है। एक जाति विहीन समाज जिस बुराई में इस देश के सामाजिक ताने बाने को सदैव छिन्न भिन्न करके भारत के अंदर अव्यवस्था और भारत को गुलामी की ओर धकेलने का कार्य किया था, उसके खिलाफ आवाज उठाने का श्रेय आर्य समाज को जाता है। तो साथ सैकड़ों वर्षों के बाद हम शुद्धि के अभियान के माध्यम से अपने भूले भटके बंधु बांधवों को वापस अपने घर में ला सके, इसका श्रेय भी अगर किसी संगठन को जाता तो आर्य समाज को जाता है। स्मृतियां कहती थी कि किसी कालखंड में कोई भूल गया हो, भटक गया हो, बिछड़ गया हो, उसको वापस ले लो, तो भी समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है। यह देश पानीपत का युद्ध क्यों हारा था? केवल इस देश की जातिवाद की एक पाखंडी जो व्यवस्था थी, इसके कारण। पानीपत का युद्ध अगर देश जीता होता, यह देश अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं बना होता। हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का दुस्साहस किसी के पास नहीं था, लेकिन इसको समझने की सोच चाहिए थी और सचमुच उस कार्य को किया आर्य समाज ने। आज जो देश के अंदर वर्तमान में भारत की उभरते हुए भारत को देखते हुए जब उतनी ही तेजी के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र दिखाई देते हैं, और षड्यंत्रों को देख करके जब मुझे कभी कभी चिंता होती है, तो उसी समय जब मैं आर्य समाज जैसे संगठनों के इस भव्य प्रकार के आयोजन, इस जमावड़े को देखता हूं, तो फिर मैं एक बार पुनः इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नहीं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया के उस कॉन्सेप्ट को साकार करने के लिए आर्य समाज जैसे संगठन में खड़े हैं, तो दुनिया की कोई ताकत इस मार्ग में कंटक नहीं बिछा सकती, कोई नहीं बिछा सकता। और आज हम कह सकते हैं, कल मैं लखनऊ में था, हम लोगों ने लखनऊ में एक कृषि कुंभ का आयोजन किया है, और कृषि कुंभ का आयोजन का मतलब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा 2022 तक इस देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, उसको हम कैसे लागू कर सकें, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकें। इस देश से वहां पर हजारों की संख्या में किसान हैं, कृषि वैज्ञानिक आए हैं, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ वहां पर जमा हुए हैं, लगातार उनके अलग अलग सत्र चल रहे हैं। और उस अवसर पर मैं आज एक बात को कह सकता हूं, 2022 ही क्यों, देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा, अपनी आजादी का हीरक जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब हम इस देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, यह बताने के लिए यह सम्मेलन और कार्यक्रम और इस प्रकार के आयोजन पूरे देश के अंदर होते हुए दिखाई देने चाहिए।
जो भारत जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, भाषावाद से मुक्त हो। एक ऐसा भारत जो आतंकवाद से, नक्सलवाद से और किसी भी प्रकार के अलगाववाद से मुक्त हो। एक ऐसा भारत जो गंदगी से मुक्त हो, अपराध से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। एक ऐसा भारत जिस भारत में जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न होता हो। एक ऐसा भारत जो स्वच्छ हो, जो स्वस्थ हो और जो समर्थ हो। उस समर्थ भारत के निर्माण के लिए आर्य समाज जैसे संगठनों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक बहुत बड़ी भूमिका है आप सबकी। भाइयों बहनों, हम सबको नहीं भूलना चाहिए। महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी, वे इस बात से निश्चित थे कि अगर इस देश के अंदर वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा का श्रेय आर्य समाज को दिया जा सकता है, तो उन्होंने इस बात को भी कहा था कि भारत को भारत रहने के लिए हमें अपने राष्ट्र धर्म को पहचानना पड़ेगा। हमारा राष्ट्र धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। आज का युग का प्रधान धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है और आज के दिन का सबसे बड़ा पाप का कारण बनता है जब हम अपने राष्ट्र धर्म पर प्रहार करते हुए देख करके मौन बने रहते हैं। याद करना, महाभारत के युद्ध में द्रौपदी ने एक प्रश्न बार बार पूछा था कि इस चीर हरण का कारक कौन है। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। महात्मा विदुर खड़े हुए उन्होंने कहा था कि तिहाई पाप अपराधियों का, तिहाई पाप सहयोगियों का और तिहाई पाप मूक दर्शकों का भी है। याद रखना, भारत का चीर हरण करने वाले लोग जब भारत को जाति के आधार पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हो, भारत को क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित करने की कुत्सित मंशा के साथ कार्य कर रहे हो, भारत के सामाजिक न्याय के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के कुत्सित प्रयास कर रहे हो, भारत के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद को भड़काने का कुत्सित प्रयास सब कर रहे हो और भारत के महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हो, उस समय हम सबका दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दायित्व यह कि हम न अपराधी हैं, न अपराधियों के सहयोगी बन सकते हैं और न ही मौन बनकर के तमाशबीन बने रहेंगे। हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार होंगे और उत्तरदायित्व हमारा यही कि हमारा राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म वही जो हमें एहसास करा सके एक भारत माता के सुयोग्य पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पुत्र का अपनी मातृभूमि के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए, उस दायित्व का निर्वहन करने का एहसास आर्य समाज जैसे संगठन हम सबको करा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सबको शिक्षा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आर्य समाज ने बहुत बड़ा कार्य किया। मैं देखता हूं सचमुच उस कालखंड में स्वदेशी का आंदोलन चलना हो, 1875 से चलने वाली इस यात्रा को आप देखिए। पहली बार देश के अंदर स्वाधीनता के बाद, स्वाधीनता की लड़ाई में स्वदेशी एक मुद्दा बने, आर्य समाज से आंदोलन शुरू होता है। यह अभियान आर्य समाज इसको प्रारंभ करता है। आर्य समाज में स्वदेशी का विगुण आर्य समाज के द्वारा बसता है। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए, डीएवी की संस्थाएं, गुरुकुल की प्रणाली किस रूप में एक संस्कार युक्त आधुनिक शिक्षा देश के अंदर दे रही थी, हम कहां पर चूक गए कि डीएवी की संस्थाएं उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को कहीं पीछे कर गई। क्यों आज शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर बहुत सारे स्थानों पर सौदेबाजी हो रही है। इस सौदेबाजी को रोकने के लिए फिर से गुरुकुल और डीएवी की संस्थाओं को फिर से उस अग्रणी भूमिका में आना होगा, जहां पर हमारे सारे कार्यक्रमों की शुरुआत
एक वैदिक हवन के साथ साथ गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ हो और पूरा का पूरा वातावरण एक आध्यात्मिक प्रवेश में बदल जाए। क्या इसको फिर से हम दे पाएंगे? क्या हम फिर से शुद्धि के वेद ज्ञान को अपने हाथों में ले पाएंगे, जिसको कवि महर्षि श्रद्धानंद जी ने गांव गांव जाकर के, एक एक जगह जाकर के लाखों की संख्या में घर वापसी के कार्यक्रम के माध्यम से एक नई अलग जगाने का कार्य किया था। कितना बड़ा कार्य किया था। और उन विपरीत परिस्थितियों में कहा किया था जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। आज हम क्यों पिछड़ गए, क्यों उससे पीछे हट गए? ये हम सब के चिंतन का विषय होना चाहिए। भाइयों बहनों, जैसा हम संस्कार देंगे, जैसा हम वहां का आसपास का जिस प्रकार का वातावरण देंगे, उसके परिणाम ही उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। वर्तमान पीढ़ी को इसके साथ अधिकाधिक जोड़ने की आवश्यकता है। मैं अक्सर इस बात को सोचता था कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन इनका मेरे साथ विचार क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि पहले से हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन उस सब के बावजूद जब मुझे काठमांडू में आर्य समाज के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मिले, और तब मुझे लगा कि वास्तव में ये व्यक्ति आर्य समाज से जुड़ा हुआ, इसलिए मेरे इससे इनके साथ ज्यादा मेरे विचार मिलते हैं। तब मुझे इस बात का एहसास हो पाया, विचारों में भी साम्यता दिखती है, और यह हम लोगों को जोड़ने का एक मंच बनता है। आर्य समाज ने जो कार्य किए हैं, आज एक बार उसको एक नई गति दिए जाने की आवश्यकता है। हम जैसा वातावरण देंगे, जैसी दृष्टि होगी, वैसी ही सृष्टि होगी। अच्छी दृष्टि रहेगी, अच्छी सृष्टि सामने अपने आप आ जाएगी। और मुझे लगता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वह दृष्टि दी जिस देश को गुलामी के उस कालखंड में, जिसने भारत को आजादी का स्वाद चखने के लिए आज हम सबको अवसर दिया है। आज देश स्वाधीन है, आर्य समाज जैसे संगठनों की त्याग और बलिदान की लंबी श्रृंखला उसमें है, एक लंबी परंपरा उसमें है। हम सबको मिलकर के इसके साथ जुड़कर के आगे बढ़ना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, हरियाणा में बहुत कार्य आर्य समाज ने किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह है, लेकिन इसको फिर से उन टोलियों के साथ आर्य ऋषि, आर्य संतों को एक बार फिर से अपनी उस टोली को लेकर के गांव गांव जाना होगा। संस्कार युक्त कार्यक्रमों को एक बार पुनः पुनर्स्थापित करना और उसको आगे बढ़ाना होगा, और इस दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उसको और तेज करना होगा। अभी हाल ही में मैंने हिमाचल प्रदेश के अपने महामहिम राज्यपाल जी को गोरखपुर में आमंत्रित किया था, उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया था, और मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने आर्य समाज जैसी संस्थाओं के साथ साथ अपने गुरुकुल के माध्यम से जो एक नई शुरुआत की है, संस्कार के साथ साथ स्वदेशी और स्वावलंबन की दिशा में हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं, इस दिशा में जो प्रयास उन्होंने अपने गुरुकुल के माध्यम से आगे बढ़ाया है, वह अभिनंदनीय है। कैसे स्वदेशी खेती हो सकती है। हम गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन बहुतायत लोग गौ माता की जय चौराहे पर बोल देते हैं, लेकिन घर में आकर उसी गाय का दूध निकाल करके सड़कों पर भी छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है भारतीय नस्ल के गौवंश की या भारतीय नस्ल के दुग्ध उत्पादन के लिए जो हमारे गौवंश है, चाहे भैंस है, कैसे इनकी उन्नत नस्ल हम ला सकते हैं। प्रोफाइल में जाके पता है ना कैसे करते हैं। कुरुक्षेत्र के अपने गुरुकुल में जिस प्रकार का नया कार्य उन्होंने किया, नए अनुसंधान के माध्यम से उन्होंने जो समाज में घनी चेतना को जागृत किया है, यह प्राचीन किसी गुरुकुल की परंपरा के बाद जीवित करने के हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। हम सबको पता है विज्ञान कोई ऊपर से नहीं आता है, कोई शोध किसी पे थोपा नहीं जाता है। यह तो अंतःकरण से इस प्रकार का भाव जब प्रस्फुटित हो तो व्यक्ति उस दिशा में कार्य करता हुआ दिखाई देता है। और आज गुरुकुल की अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
चाहे वह भारतीय नस्ल के गोवंश की अच्छी प्रजाति को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जहां इस दिशा में उनके किए गए कार्य सचमुच सराहनीय है, अभिनंदनीय है, वहीं साथ ही साथ भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कार्य हो सकते हैं। जीरो बजट खेती की जो चर्चा की यहां पर हुई, कितना अभिनंदनीय कार्य है। एक किसान जितनी उसकी लागत होती है उतना उसका उत्पादन नहीं होता, दोनों में भारी अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जब आप आचार्य देवव्रत जी के द्वारा जीरो बजट की खेती की ओर जा रहे हैं, तो कम लागत में अच्छा उत्पादन और खेती की उर्वरता को बनाने में भी इसकी बड़ी भूमिका। आर्य समाज जैसी संस्थाएं ही इस प्रकार के नवाचार को जन्म दे सकती हैं, नए सोच को जन्म दे सकती हैं और नए अनुसंधान को जन्म दे सकती हैं। जब मैं गुरुकुल की परंपराओं को देखता हूं तो मुझे कभी कभी महर्षि विश्वामित्र का आश्रम याद आने लगता है। याद करिए उस काल को, जब मारीच और सुबाहु, मारीच को रावण कहता है इन आर्य ऋषियों को यज्ञ मत करने दो, क्योंकि ये यज्ञ इनके अनुसंधान के कारक हैं। ये नए नए अनुसंधान के माध्यम से हम राक्षसों को रोकेंगे और इन संधानों के माध्यम से आर्यव्रत को ये लोग समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आर्यव्रत समृद्ध हो जाएगा तो फिर राक्षस जो अपना माया जाल फैलाना चाहते हैं ये नहीं फैला पाएंगे। याद करिए, रावण मारीच और सुबाहु को भेजता है कि जाओ विश्वामित्र के यज्ञ को विखंडित करो, विघ्न डालो, बाधाएं पैदा करो, यज्ञों को मत होने दो। मुझे लगता है कि यज्ञ वही है ऊपर देखो जिसमें आज आचार्य देवव्रत जैसे फर्क पड़ता है। ऋषि परंपरा की वर्तमान की पीढ़ी बोल रहे आज नए नए अनुसंधान के माध्यम से संपूर्ण आर्यावर्त की समृद्धि की दिशा में कुछ नयापन देने का कार्य कर रहे हैं। वही तो बात है, हमारा भारत की परंपरा कृषि प्रधान परंपरा है और कृषि प्रधान परंपरा में गो उसकी आधार है, गोवंश उसकी आधार है। उसको जिस प्रकार से उन्होंने पुनर्जीवित किया है, जिस प्रकार से उन्होंने पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है, गो आधारित वर्तमान की इस जीरो बजट खेती को जिस तेजी के साथ उन्होंने उसके शोध के माध्यम से, व्यापक अध्ययन के माध्यम से और उसको व्यावहारिक धरातल पर उतार करके किसानों की समृद्धि के लिए जो नए कार्य वर्तमान में प्रारंभ किए हैं, भाइयों बहनों, ये अभिनंदनीय कार्य है। और आर्य समाज को वास्तव में अपने गुरुकुल की परंपराओं को एक बार पुनर्जीवित करके इस प्रकार के नए शोध को, नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को पुनः तैयार करना होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः, हमने उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किया है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास बेसिक शिक्षा में वर्तमान में 1,77,00,000 बच्चे हैं और 1,77,00,000 बच्चों को हम 2 यूनिफॉर्म देते हैं, बैग देते हैं, बुक्स देते हैं, जूता मोजारी देते हैं और उनकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने उनके पाठ्यक्रम में भारत के सभी महापुरुषों का समावेश भी कराया है। इसमें महर्षि दयानंद जी भी हैं और महर्षि सदानंद जी भी हैं, आर्य ऋषियों की परंपरा भी है, भारत के क्रांतिकारियों का भी है और भारत के आध्यात्मिक महापुरुषों का भी उसमें भरपूर स्थान दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास में सभी बच्चों को हम पाठ्यक्रम में और महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ा रहे हैं। हमने दूसरा कार्य किया, हमने कहा महापुरुषों के नाम पर विद्यालयों में छुट्टी न करो, बल्कि उस दिन उस महापुरुष के नाम पर गोष्ठी का आयोजन करो, उसमें लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करो और उस दिन महापुरुष के नाम पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करके उस महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में इन बच्चों को बताओ, जिससे वे उससे प्रेरित हो सके। नहीं तो हम क्या करते हैं, किसी महापुरुष का जन्म जयंती आती है, उनका जन्मदिन पड़ता है तो हर एक जाति खड़ी हो जाती है कि मेरे जाति के महापुरुष हैं, इनके नाम पर छुट्टी कर दो। मैंने कहा जब 365 दिन हो जाएंगे उसके बाद किसकी छुट्टी करोगे फिर?
इसलिए छुट्टी की छुट्टी कर दो और छुट्टी की छुट्टी हो जाएगी। उस महापुरुष की जीवनी को विद्यालयों में पढ़ाओ। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है, महापुरुष पूरे समाज का होता है और पूरा राष्ट्र उनसे दिग्दर्शन पाता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है। प्रेरणा और विकास वहां से प्राप्त होता है। इसलिए उस महापुरुष के नाम पर इस प्रकार की जीवनी को पढ़ाओ। यह ऊर्जा इस राष्ट्र के लिए सचमुच लाभकारी होगी। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं देते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पोडियम पे आओ, पोडियम पे आओ, दूसरे वाले।